जो अप्रोचेज की बात कर रहे थे, देखिए उसमें कुछ गाइडलाइन दी हैं। क्या गाइडलाइन दी है जरा देखिए, क्या गाइडलाइन दी है। अप्रोचेज की बात करी है और एक डेडलाइन दे रखी है कि द अर्लीस्ट डेट ऑफ बैंकिंग क्या है ऑफ, क्या लिखा टेकिंग, टेकिंग होगा, चलिए जी। जो अप्रोचेज है, अप्रोचेज में इसमें कुछ अप्रोचेज के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ डेट लिखी हुई है और आगे डेट लिखी हुई है। तो पहले में क्या लिखता है, IMA फॉर मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क IMA अप्रोच से निकालने के लिए क्या कहता है, अर्लीस्ट डेट कितनी है और लास्ट डेट कितनी है, 31/10, यानी 2011 तक ये इम्प्लीमेंट कर देना है। और ऑपरेशन रिस्क कौन से निकालनी थी, स्टैंडर्डाइज से, वो कब तक, 10 तक। एंड AMA ऑपरेशन रिस्क से कब तक, 31/14 तक। और IRB में कब तक है। ये केवल एक फैक्चुअल बातें हैं कि कब कब हमें क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। चलो आ जाओ, अब एक आगे इफेक्टिव डेट, इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने पहले भी कर ली थी। इफेक्टिव डेट में पेज नंबर वही 225 में क्या बोलता है, कब से शुरू है, 2013 से। और इसकी लास्ट लाइन क्या लिखी है, हाँ 31 मार्च तक। उससे ऊपर एक लाइन और लिखी है, फुल रेगुलेटरी एडजस्टमेंट टू बी कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल एक्सेट्रा, कॉन्सिक्वेंटली बासेल 3 कैपिटल रेगुलेशन हैज टू बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, ये जो नीचे अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन आने वाला है। ये जो है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, ये वो कोने कोने वाली बातें जो हमसे अक्सर छूट जाती हैं। देखो क्या लिखा, इसने बोला है कि जो भी बैंक को कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो 2 लेवल से करनी होती है। देख लीजिएगा कि SBI है, SBI इज ए क्या, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ बैंक नहीं कहते, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल। उसमें बहुत सारे बैंक थे, वो समझ लोगे, लेकिन सब्सिडरी है उसकी, और उस सब्सिडरी में एक SBI की है। तो पूरे ग्रुप की कैपिटल देना और इंडिविजुअल की कैपिटल देना 2 है अनाउंसमेंट। तो पहला वाला क्या है, ग्रुप लेवल है, देखो लिखा हुआ है कंसोलिडेट लेवल में। तो SBI ग्रुप कहेगा मेरी कैपिटल एडिक्वेसी, जितना मैंने रिस्क ओन कर रखा है उसके अगेंस्ट में जितनी कैपिटल चाहिए उतनी ये है। और एक बात हुई सिर्फ किसकी, स्टैंड अलोन, उसको सोलो बोलते हैं। ऊपर देखो अगले पेज पे, सिर्फ SBI कहेगा, कह रहे मेरा एज ए बैंक तो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी 12% है, और एज ए होल ग्रुप कितना है, जो भी पता है, जो भी कुछ पता है, ठीक है, काम करो। चलो अब आ गया कि आपको जो कैपिटल मेंटेन करनी है उसके कितने हिस्से होते हैं। हमने न्यूमेरिकल तो पढ़ लिया, 5.5, 1.5, 2.5, 7, 9, 11 सब पढ़ लिया, लेकिन उसके कंपोनेंट क्या क्या है। हम जैसे बताते थे, हमने यहाँ बताया था कि कैश है, गोल्ड है, क्या क्या चीजें हैं। अब ये टेक्निकली जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसकी बातें आ रही हैं, और इससे क्या करेगा, वो न्यूमेरिकल 5 नंबर का दे देता है। आपको पहचानना होगा कि कौन सी कैपिटल आप कहां पर डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पहले तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ बुक में, तो कंपोजिशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल में सेट 1 का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, जितनी सेट 1 है वो ले लो। जैसे अभी उस एग्जांपल में हमने निकाली थी 10-20 200 लाख आ रही थी, FD और करंट वो मिला के, सेविंग बैंक और गोल्ड वगैरह मिला के, वो उनकी सेट 1 थी। तो हमने कहा जी सपोज कीजिए उनकी सेट 1 कितनी थी, 2 लाख। अब रिस्क का मतलब हम ये मान लें उनको जरूरत कितने की थी, तो उन्होंने बोला जी हमें जरूरत थी 3 लाख की सपोज। तो एक रेशियो आ गया। ऐसा भी हो सकता है इनके पास 2 लाख था, इनको जरूरत कितने की थी, 50 लाख की। तो ये डिपेंड करेगा इसमें किसमें एडिक्वेटली वो कवर्ड है मामला, नीचे वाले इसमें कवर है, ठीक है, इसमें कम है। तो ये टर्म्स हमारी बैंकिंग लैंग्वेज में कैसे बनेगी देखना। तो एक नया शब्द आ गया, आप देखो सुनो,
अब न्यूमेरिकल के लिए कान खड़े कर लो, हर टर्म क्या है न्यूमेरिकल को एक्सटेंड करेगी, और वो क्या है, पहला शब्द आ गया हमारा। अभी तक हम कह रहे थे कितने का लोन, कितने का लोन, कितने का लोन। अब हम कह रहे हैं उस लोन में रिस्क अप्लाई करो फिर बात करो। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बैंक का दे रहा हूँ। बैंक में क्या है, हो सकता है कंज्यूमर लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह ऐसे। ठीक है, इसमें हमने एक सीसी भी डाल दिया। तो बैलेंस शीट जो कहती है, इनके लोन्स की फिगर भी लिखता हूं। 500 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, पर्सनल लोन 500 करोड़ का है और 500 करोड़ का ठीक है। जरा जोड़ लगाइए। 40 ये क्या है, सुनो ध्यान से जरा, इसे समझ लो। बात बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझे तो आगे बढ़ते चले जाओगे आप न्यूमेरिकल में। ये है हमारे सिर्फ एसेट्स हैं जो कि पब्लिक को दिखाई देते हैं, आपकी रिपोर्ट में छपते हैं। यहां तक पब्लिक का और बासेल का कोई कनेक्शन नहीं है। जो आपके लिए है वही पब्लिक के लिए है। लेकिन जैसे ही बेसेल आ गया तो कहता है आपने लोन जो दिए हैं, हर लोन में अलग तरह का एक रिस्क इन्वॉल्व होता है और उस रिस्क का लेवल अलग अलग होता है। आप बता सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिस्की लोन कौन सा है, यानी हायर रिस्क। तो उन्होंने कहा कि ये एक रिस्क वेट अट्रैक्ट करता है। क्या कहता है, रिस्क वेट। तो क्रेडिट कार्ड में रिस्क वेट कितना, 150%। पर्सनल लोन में बोला उसने कितना, 125%। ठीक है, सीसी लिमिट में 100%। हाउसिंग में याद कर लेना, हाउसिंग में 3 तरह के रिस्क वेट हैं। कितने, 3 तरह के। अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा अलग से, लेकिन अभी कॉमन सेंस में हाउसिंग लोन में 3 कैटेगरी है, और वो कैटेगरी उसके अमाउंट और उसके एलटीवी रेशियो के अकॉर्डिंग है। उसके अमाउंट और उसके कितना बड़ा लोन दिया है, कितना मार्जिन दिया हुआ, कितना बड़ा लोन दिया और कितना मार्जिन दिया। अच्छा, अब आई क्या, कंज्यूमर लोन। तो इसमें मैं लिख देता हूं कितना कितना है, 20 लाख है। नहीं, मैं रिस्क परसेंट 50-75 नहीं है, यही नया वाला ना। चलो ठीक है, पुराना वाला तो पता था। चलो इसको हम देखो, फैक्चुअल चीज अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ये जो भी कुछ है 35, 50, 75 है, 3 मैंने बताया। ठीक है, अब कंज्यूमर लोन में बोला जिसने 100% कर दिया, और व्हीकल लोन में भी मान लिया उसने कितना कर दिया, 100%। तो यहाँ बगल में आते हैं जरा। अभी ये क्या है, एसेट है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा RWA। समझ में आई बात? हो सकता है 2-3 बच्चों को आज ये बात समझ में आई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड रिस्क वेटेड। जो भी लोन है उसके रिस्क के अकॉर्डिंग उसको, उसके अमाउंट को कन्वर्ट कर देना। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 200। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 750। अब ये बात रही, अगर ये बोला 3 है तो ये हाउसिंग लोन की जो फिगर है ये भी 3 टुकड़ों में होगी ना। तोड़ दें, 2000 को तोड़ दें। हमने कहा जी 500 का तो ये वाला है, 500 का ये वाला और 1000 का इधर कर लें तो कितना हो जाएगा, 35 से 5 का 175। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जरा इसका जोड़ दीजिए। ज्यादा 100 कुछ नहीं, 39 तो ये जाता होता है। बोलिए कितना आया,
अरे ये हो गया 100, 80 हो गया, 200, 50, 250, कितना आ रहा है? 3450। अब यहाँ देख लो जरा कि पब्लिक को कितना फिगर गया। पब्लिक ने सोचा इसने इतने लोन बांट रखे हैं डूब जाएंगे तो इतने का नुकसान होगा, लेकिन बेसल की जो रिस्क वेटेज की परसेंटेज जब अप्लाई करी तो ये फिगर चेंज हो गई, कितनी हो गई? 3450 हो गई, जो कि क्या फायदा दे रही है बैंक को? बेसल के लिए कह रही है, उसने यहाँ पे क्या कहा था, कितना मेंटेन करना भैया? 9%। यही तो बात थी। और यहाँ पे भी कितना कहा है? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई इसकी। अगर भाई हमारा लोन अच्छी क्वालिटी का है जिसमें रिस्क वेट क्या है? कम है। अगर रिस्क वेट कम है तो हमें कम कैपिटल चाहिए। हमारा असली एसेट बदल गया RWA में, और बेसल जो मेंटेन कराता है वो इस पे नहीं कराता, RWA पे कराता है। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये शब्द जो है लिखा था RWA। अब एक बात है कि ये जो मैंने चार्ट बनाया है इन तीनों में से किससे रिलेट करता है? क्रेडिट वाले किससे करता है? क्योंकि ये मैंने लोन की बात करी और हमने बता दिया था कि मार्केट रिस्क अलग होता है, ऑपरेशन रिस्क की बिल्कुल बात हमने नहीं करी। तो इतने लोन पर इस रेट से रिस्क वेट अप्लाई होने के बाद ये फिगर एसेट के नाम पे RWA हो गई, जिसका टोटल इतना है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। मन्नापुरम गोल्ड लोन है, ठीक है, उसने 5000 करोड़ के लोन बांट रखे। कितने के? माना गोल्ड लोन। और उसने कहा, RBI ने 5000 पे रिस्क वेट गोल्ड लोन में कितना बोला, मान लिया, तो कितना हो गया? मन्नापुरम एक NBFC है और NBFC को भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने पड़ते हैं, खाली बैंक को ही नहीं। और उनका रेट ये 9 नहीं है, 12.5 है, और उसका नया वालों का 15, ऐसा कुछ है, डिफरेंट है। NBFC का अलग है। हाँ, NBFC का हायर है। ऐसे ही जो नया बैंक खुलता है उसका भी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शायद 12 या 12.5 है। भाई पुराने चलने वाले बैंक जो है उनका कितना है? 9%। तो अलग अलग रखा हुआ है। तो मन्नापुरम गोल्ड लोन को 5000 पे मेंटेन नहीं करना है। 11% क्या है? किसका? 11% होना, तो 11% करना है। किसका? वो तो CCB जोड़, वो 2019 की बात है। जब 2031 मार्च आएगा तो वो जो 9 वाली बात है वो 11.5 बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन नाम अलग अलग रखे हुए उसके, नाम क्या रखे हुए? अलग अलग। जो CCB नाम है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर का मतलब है ऐसा कुछ और स्टॉक तैयार करके रखो जिसको आप कैपिटल का नाम दे पाए। कुछ ऐसी चीजें और इकट्ठी कर लो, चाहिए हमको, कहता है RBI, ठीक है। अब यहाँ देख रहा, तो क्या हो रहा है कि कैपिटल जो लोन्स हैं उनमें रिस्क वेट लगाने के बाद उनकी फिगर चेंज हो जाती है, ठीक है। अब मैं एक ऐसे बैंक का नाम बताता हूं जिसने 10,000 करोड़ के लोन दे रखे हैं और उनके फील्ड अफसर लोन देने जाओ तो 2 महीने चक्कर लगाते हैं और लोन नहीं देते, ठीक है। लेकिन बस एक बात कहते हैं, कोई FD है तुम्हारे पास, उसमें 1 सेकंड में लोन कर देते हैं, FD के अगेंस्ट लोन। तो पता लगा उसने सारे लोन किसके अगेंस्ट दे रखे हैं? 100%। तो उसमें रिस्क वेट 0। तो उसको कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ी हुई है? कुछ नहीं। जो सरकार ने कहा था कि 5 करोड़ की कैपिटल से सन 1982 में एक बैंक खोला था, चलते रहो, और 10,000 करोड़ नहीं 2 लाख करोड़ बांट दो। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। यानी सिंपल एसेट्स पे मेंटेन नहीं होता, उस एसेट्स पे रिस्क वेट अप्लाई करने के बाद जो फिगर आती है उस पे आपको ये बेसल के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, जिसका पब्लिक से कोई वास्ता नहीं होता। तो रिस्क परसेंटेज डिसाइड कौन करता है सर? RBI। इसमें सर 0% क्यों आते? FD में है ही कहाँ? और यहाँ भी देखो, ये देखो एक बार, इसमें कितना कम किया हुआ देखो जरा,
जो घर है और लोन जो है उसका 30 लाख तक 35 लाख तक, इसको मैं फैक्चुअल में बता दूंगा, ठीक है। उतने तक में ये हो रहा है, ठीक है। जो बड़े लोन है पहले 100% था ये, तो ये नया अभी पिछले एग्जाम के बाद या पिछले एग्जाम के समय में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो जिस बैंक का पोर्टफोलियो जैसा होगा, पता लगा उसने 10 लाख करोड़ के लोन दे रखे, लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही नहीं उसको, या थोड़ी सी है। हो सकता है कि इसमें यही बैंक 2000 करोड़ के कौन से लोन करता, एफडी के भी कौन से करता, तो उससे ये क्या हो जाता, 5-9 हो जाता। लेकिन यहाँ पे यही रहता, यहाँ पे ही रहता। तो ये है RWA का कॉन्सेप्ट, और RWA के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी हमने किसकी बात करी, तो तीनों जो रिस्क का RWA है, इसमें RWA क्या है, तो जैसे हमने इसका लिखा तो हम पहले किसका लेंगे, 3450 प्लस मार्केट रिस्क का प्लस ऑपरेशन। जब तक हम ये दोनों निकाला है सीखें, लेकिन एक सपोज कुछ फिगर आ गई, तो मैंने एक फिगर यहाँ पे लिख दी, इसकी 1000 लिख दी और इसकी 500 लिख दी या 550 लिख दी। तो जरा बताओ तो ये कितना आ गया, 5000 आ गया। अब उसने कहा जी सेट 1 कितनी है, तो उसने सपोज सेट 1 कह दिया जी हमारी 2000 करोड़ है, तो इसका सेट 1 रेशियो कितना आ गया, 40%, मतलब रेशियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 40%। तो ये बैंक मजे में है। रखनी कितनी थी सेट 1, सेट 1 सेट 1 5.5 है, 9 कहाँ से आ गया, सबसे टॉप वाली फिगर। अच्छा अब एक काम कर रहा हूं मैं, इधर देखिए अब कितनी हो गई, 4%। अब क्या दिक्कत आ गई इस बैंक के लिए, केवल 4% है, नॉर्म फॉलो नहीं कर रहा, नॉर्म फॉलो नहीं कर रहा। क्या करना पड़ेगा से, कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी या लोन कम करना पड़ेगा, एक काम कोई कर, या एक काम और है कि अपना लोन का पोर्टफोलियो ऐसा कर दे, जितने भी उसने लोन दी थे सब में एफडी की सिक्योरिटी ले ले, अमाउंट कम नहीं होगा, क्या कम हो जाएगा, रिस्क वेटेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हुई बात। अच्छा अब एक शब्द आता है क्रार, CRAR। देखो CAR है कॉमन कॉन्सेप्ट, क्रार है टेक्निकल। क्रार क्या है, टेक्निकल। और क्रार की फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, समझ गया, रिस्क वेटेड में W छोटा है, ऐसा एसेट जो रिस्क वेट लिए हुए हो उसका, और कैपिटल, यानी ये क्या निकला, ये क्रार निकला। और ऐसे निकालोगे तो क्या निकलेगा, क्रार निकलेगा। मतलब क्रार का मतलब है इस पे नहीं निकालना है, क्रार का मतलब है इस पे निकालना है, किस पे, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, डायरेक्ट इसमें निकालेंगे तो किसमें, हाँ मतलब कार एक तरह से एज ए होल कॉन्सेप्ट है। शुरू में जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा यार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको टेक्निकली हम लोग किस तरह यूज कर रहे हैं, क्रार की तरह। और क्रार कैसे निकलेगा, सिर्फ इस पे नहीं निकलेगा, आपको रिस्क वेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे निकलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये तीनों फॉर्मूले एलोबरेट कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए था, सेट 1 के लिए थे। तो वो जो हमने उस कंपोनेंट में सेट 1, T1, बफर या कुछ भी लिखवाया था, हमारा कहाँ चेंज आएगा, इधर देखिए दूसरे फॉर्मूले में क्या बोला, उसने बोला सिर्फ क्या रहा है, एलिजिबल इक्विटी टीयर 1, यानी टीयर 1 बढ़ जाएगी। ये कौन सी ली है मैंने, सेट 1। अब उसने कहा साहब मेरे पास कुछ एडिशनल भी है 200 करोड़ की मात्रा,
तो अब ये 200 की जगह कितनी हो गई? तो 300 वर्सेस निकालेंगे तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगी? जो भी है जितना 6 तो नहीं, 6 कहाँ से हो जाएगी? 6% हो गई। लेकिन ये फिर भी क्या है? तो ये कम ज्यादा तो एक अलग इश्यू है, लेकिन क्या निकालने इसको समझ लो। यानी करार निकालने के लिए क्या है, जितनी कैपिटल है उसके अगेंस्ट एसेट आपके कितने हैं वो आपने निकाल ली। अब आगे देखो जरा, अगला क्या है? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इसने कहा कि ये सेट 1 T1 और कुछ T2 भी है, मान लिया 200 करोड़ की, तो कितनी हो गई? 500 करोड़, तो 10% हो गई। ये अलग अलग एंगल, फॉर्मूला एक ही है, जैसी कैपिटल रखोगे वही रेशियो निकल के आएगा। वो जो 4 कंपोनेंट थे ना यार, कैपिटल के कंपोनेंट जो थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया आपको कि डिफरेंट करार हो गए। अब ये जो करार बने, जो हम यहाँ पे कैपिटल 200 करोड़ ला रहे थे, 200 करोड़ किसी भी बैंक बैलेंस शीट से कैसे निकाली जाए, किस किस चीज को जोड़ा जाए, किसको नहीं जोड़ा जाए, ये जो 5 नंबर के न्यूमेरिकल की बात करते हुए इसका एक एक लाइन हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कुछ कॉमन है, कुछ टेक्निकल है, पढ़े। चलो तो इसको डाल दो। तो सबसे पहले कंपोनेंट में क्या हेडिंग डाला हुआ है उन्होंने? उन्होंने कहा टीयर 1 क्या होती है, टीयर 2 क्या होती है। टीयर 2 में कितने फैक्टर है भाई? देख लो, एक तो क्या है सेट 1 है और एक 81। इन दोनों को मिला ले तो क्या बनता है? और दूसरा टीयर 2, और दोनों को मिला ले तो क्या बनता है? टोटल करार नहीं भैया, टोटल कैपिटल। आपके फॉर्मूले में एक जगह ये यूज होती है, इसका कभी नहीं निकलवाता। क्यों? मैंने क्या बताया था, 81 से कोई मतलब नहीं है, वो है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका जोड़ में काम आता है। इसका किसमें? T1 में। इसका कोई कंपल्सन नहीं है, आप ये T1 को पूरा करना है, इससे भी पूरा कर सकते हो, तो वो निकलवाता है, ठीक है। और आगे आइए, अब आती है बात, एक वर्ड लिखा हुआ गोइंग कंसर्न और ऑन गोइंग कंसर्न लिखा हुआ कहीं पे, ये भी कई बार पूछता है व्हाट इज ऑन गोइंग कंसर्न क्या है। देखो क्या लिखा हुआ नीचे, फ्रॉम रेगुलेटरी कैपिटल परस्पेक्टिव गोइंग कंसर्न कैपिटल इज द कैपिटल विच कैन बी एब्जॉर्ब लॉसेस विदाउट ट्रिगरिंग बैंकरप्सी ऑफ द बैंक। यानी कि सबसे मोस्ट अवेलेबल लिक्विड कैपिटल, मतलब लड़ाई झगड़े की जरूरत ही ना पड़े, एकदम से लिक्विडेट हो जाए, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। और गॉन कंसर्न क्या है? गॉन कंसर्न कैपिटल इज द कैपिटल व्हिच विल बी एब्जॉर्ब लॉसेस ओनली इन सिचुएशन कि उसको उस लॉस को करने के लिए पूरी दुकानदारी बंद करनी है। नहीं, इसमें T1 T2 को नहीं बोल रहा है कि जो पैसा आपको इमीडिएटली मिल जा रहा है उसको गोइंग कंसर्न, और जिसके लिए आपको पूरा बैंक क्या करना पड़े, बिजनेस ही बंद करना पड़े, उसके लिए क्या बोला उसने? गोइंग कंसर्न, ठीक है। अच्छा, ये जो अगला पेज है, ये अगला पेज आपके जो क्या लिखा है, लिमिट एंड मिनिमा, ये अगला पेज है, पेज नंबर 228, लिमिट्स। इसकी एक एक लाइन पे आपको अंडरलाइन करना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना है। कहता है अ मैटर ऑफ प्रूडेंस इट हैज बीन डिसाइडेड द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग, आ गया देखो, बात हो रही थी सुबह हमारी, एक्सक्लूडिंग कौन कौन, कि इनको ये सब कुछ झंझट नहीं करने की जरूरत है। ऑपरेटिंग इन इंडिया सेल मेंटेन ए मिनिमम टोटल कैपिटल MTC, मिनिमम टोटल कैपिटल ऑफ किसके, टोटल रिस्क वेटेड एसेट। अब इसने RW क्यों नहीं लिखा, टोटल क्यों लिख दिया? तीनों ऑपरेशनल का उसका सब कंसीडर करने के बाद जो एसेट कन्वर्ट होगा, इसलिए टोटल लिखा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, कैपिटल टू रिस्क, करार आ गया देखो लिखा हुआ आगे, करार की फुल फॉर्म, दिस विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट एज डिस्क्राइब्ड हियर सर। अब उसने कहा टोटल को ऐसे ऐसे डिवाइड किया, क्या किया? पहला वाला ये हमने वैसे बता दिया है, फिर भी देख लो आप,
इसके लिए कितना बोला सेट 1 के लिए भैया? 5. ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या बोलता है? 7. क्या बोलता है? T1 7 ना, तो 7 एक कैसे पूरी होगी? 5.5 और 1.5 ऐसे करके पूरी होगी। फिर क्या बोलता है नीचे? टोटल कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट कितना है? 9 पर टोटल ये कितनी होनी है? 9. यही फिगर आ गई, देखो वही है ना। अच्छा, अब जो उसमें हम बफर की बात कर रहे थे वो कहीं लिखा होगा, आगे आते हैं जरा। चौथा पॉइंट हो गया हमारा। 5वां पॉइंट देखिए जरा, क्या बोलता है? इफ द बैंक हैज कंपाइल्ड with the minimum common equity or tier 1 capital ratio, then the excess of additional tier 1 can be admitted for compliance with the minimum. समझ में आई बात? कि अगर उसने ये दोनों काम पूरे होके कर रखे हैं, कौन से वाले? एक तो ये वाला कॉमन इक्विटी वाला और टीयर 1 वाला, टोटल वाला। तो ये जो एक्सेस है जो अभी बात कर रहे हैं दिन में तुम लोग कि टीयर 1 की एक्सेस इस कमी को पूरा करने के लिए यूज होती है या उसके टीयर 2 के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। जो यहाँ एक्सेस है, एडिशनल टैक्सेस है, 1.5 से है 1.5 से एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, 1.5 से एक्स्ट्रा अगर है तो उसको आप यहाँ ना लेके यहाँ लेके कहाँ क्या चीज पूरी कर सकते हो? अच्छा, अगर आपका पूरा 9% यही है तो हो भी या ना हो क्या फर्क पड़ा, लेकिन आप लोग डिक्लेयर तो करेंगे ना, बताएंगे हमारा बैंक मजबूत है वो, ठीक है। अच्छा, सीसीबी वाला पॉइंट देख लो तो क्या बोलता है? इन एडिशन मिनिमम कैपिटल क्या बोलता है कि सीसीबी 2.5 उसके साथ में सीसीबी 2.5 भी मेंटेन करना आपको जरूरी है, ठीक है। और ये पूरा चीज हमारा क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ कैपिटल के फॉर्म में ऐसे रेशियो हमें पूरा करना है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ एक बैंक की बैलेंस शीट जिससे कि वो